जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको स्टैटिक जीके है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो आपको एमसीक्यू होगा। तो देखिए, आज की जो क्लास है वो आपको सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए। इसके अलावे 11th के बच्चे जिनका पॉलिटिकल साइंस हो और उसका जो चैप्टर 1 है वो है आपको संविधान निर्माण। इसके अलावा 12th के बच्चे जो आपको हिस्ट्री लिए हुए हैं और उनका जो लेसन है 15, ठीक है ना, संविधान निर्माण, उस सबको हम क्या करेंगे कि इस आपको क्लास के अंतर्गत क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इसका जो फॉर्मेट होगा वो आपको एमसीक्यू में होगा, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो साथियों याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। नई दिल्ली के संसद भवन में स्थित जो केंद्रीय कक्ष होते हैं वहीं पर इसकी पहली बैठक होती है। फिर यहाँ से एक प्रश्न घुमा कर और पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे। तो साथियों, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि आपको बिहार से संबंधित थे। फिर है यहाँ पे महात्मा गांधी। तो देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा जो कहते हैं वो आपको कौन, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इसे आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जो है वो आपको जाना जाता है। इसके अलावे इन्हें देश रत्न की उपाधि भी जो है वो आपको दिया गया है। किनके द्वारा, था आपको गांधी जी के द्वारा। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के क्या थे कि आपको अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में याद रखिएगा। ये भारत के क्या थे कि आपको अंतिम वायसराय थे। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है ना, क्या है, वायसराय। और आपको क्या जानते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो साथियों ये भी बात याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के क्या कहेंगे कि आपको प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये हो जाएगा आपको कौन जानते हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। वहां पर हम जीजी लिख दिए, इसका मतलब हो गया गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए, दो में कह रहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष जो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने जाते थे। देखिए, तो 11 दिसंबर 1946 को क्या क्या हुआ था, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको 11 दिसंबर 1946 को एक जो है आपको अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो आपको चुने गए थे। उसके बाद जो है दूसरा याद रखेंगे कि इस दिन ही दो जो है आपको उपाध्यक्ष जो है वो आपको चुने जाते हैं 11 दिसंबर 1946 को ही। तो आइए जानते हैं कि संविधान सभा के जो आपको अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष, वो कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। तो इन चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद जो है अगला, वह दो उपाध्यक्ष चुने गए थे। एक है आपको एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद साथियों दूसरा जो हो जाएंगे वो आपको कौन, तो वो हो जाएंगे आपको बीटी कृष्णामाचारी। ये आपको क्या किए गए थे, दोनों व्यक्ति संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद जो है अगला वो क्या है, इस पे बात करेंगे। तो देखिए, तो बी.एन. राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो होता है वो आपको 11 दिसंबर 1946 को ही क्या होता है कि चुने जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप क्या कहिएगा, बी.एन. राव थे। तो उम्मीद है साथियों कि आप इसे समझ गए होंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू संघ शक्ति समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे। तो साथियों, संविधान की जो प्रारूप समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या जानते हैं
कि ये जो प्रारूप समिति, इसका अन्य नाम क्या है? तो देखिए, इसका अन्य नाम जो है वह आपको मसौदा समिति है, या इसी का अन्य नाम जो है आपको ड्राफ्टिंग कमेटी है, या इसी को पांडुलेखन समिति कहते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन जो होता है संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए कब होता है, ये भी तो पूछा जाएगा। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप समिति का क्या होता है कि आपको गठन होता है। और यह प्रारूप समिति जो होते हैं वह आपको क्या करते हैं कि 1948 में जो होते हैं 21 फरवरी को जो होते हैं अपना रिपोर्ट जो होता है संविधान सभा को क्या करते हैं कि आपको सौंपते हैं। तो इस चीज को भी अच्छे से याद रखना है। फिर आपको के मुंशी, तो देखिए ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको सदस्य थे। हालांकि संविधान सभा की एक छोटी समिति है, उसका नाम है आपको कार्य संचालन समिति, उसके ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष भी थे। तो देखिए, तो संचालन समिति के अध्यक्ष पूछेंगे तो वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कार्य संचालन कहेंगे तो हो जाएगा के मुंशी। तो यहाँ से इस बात को भी याद रखना है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन, तो क्या कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। चलिए आइए, अब है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको एक सदस्य थे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर एक डेट आया 29 अगस्त, याद रखिएगा कि 29 अगस्त को हमारे भारत में जो होता है वो आपको राष्ट्रीय खेल दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाते हैं। और प्रारूप समिति जो है संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब देता है, तो आपको 21 फरवरी 1948 को। इसीलिए 21 फरवरी को क्या होता है जानते हैं कि मतलब एक डेट याद रखिएगा कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो होते हैं आपको मनाए जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के समक्ष जो है प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट कब पेश करता है, तो कहेंगे 21 फरवरी 1948 को। तो साथियों यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमाकर, ठीक है ना, आप उसका आंसर जो है आसानी से दे देंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, कह रहा कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। तो साथियों संविधान सभा का जो गठन है ना वो आपको कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि कैबिनेट मिशन योजना जो है वो आपको भारत जो आता है वो कब आता है, तो वो आपको 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन योजना भारत आता है। कैबिनेट मिशन योजना में जो टोटल सदस्य की संख्या पूछेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, तो टोटल सदस्यों की संख्या जो थी आपको 3 थी। और इस कैबिनेट मिशन योजना का जो उद्देश्य था आपको क्या करना जानते हैं, तो संविधान का निर्माण करना और आपको अंतिम सरकार का गठन करना, यही 2 मुख्य उद्देश्य था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संविधान कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो साथियों इसके जो अध्यक्ष थे ना वो आपको पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे, पैथिक लॉरेंस, जो कि आपको भारत सचिव के पद पर क्या थे, आसीन थे। फिर यहाँ से एक बात आती है कि कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजने वाले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे। तो साथियों कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो आपको लॉर्ड एटली थे। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, और इसके अलावे आपको क्या है कि आपको सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। लेकिन इसके अध्यक्ष कहेंगे तो आपको पैथिक लॉरेंस थे। तो इसी योजना के आधार पर क्या हुआ था कि आपको भारतीय संविधान का जो है आपको निर्माण किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान की मूल प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। तो साथियों संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसमें आपको लोकतंत्र का जो है वो आपको क्या किया गया था जानते हैं, उल्लेख जो है वो आपको नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से एक शब्द आया प्रस्तावना, इसी को हम लोग कहते हैं उद्देशिका। तो ये जो हमारी उद्देशिका का आधार है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या जानते हैं कि ये जो प्रस्तावना है तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। तो साथियों भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो आपको अमेरिका के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है क्या है, भाषा है, और जो भावनाएं हैं क्या है, भावनाएं, यह आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो देखिए ये जो प्रस्तावना है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की जो कुंजी कहा था वो आपको अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो कहा था ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। संविधान की प्रस्तावना को जो है याद रखिएगा क्या कि आपको परिचय पत्र जो कहे थे नानी पालकीवाला ने कहा था। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्मकुंडली जो है वो आपको के.एम. मुंशी ने कहा था। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आप उसे देख लेंगे। दूसरी बात आपको यह भी याद रखना है कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है साथियों, ठीक है ना, इस प्रस्तावना को संविधान की जो कुंजी कहे थे वो आपको अर्नेस्ट बार्कर ने कहे थे। और संविधान की प्रस्तावना में मात्र अब तक एक बार संशोधन हुआ है 1976 में, किसके द्वारा, तो आपको 42वां संविधान संशोधन जो है उसी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। और 3 शब्द जो है वो आपको जोड़े गए थे। कौन कौन थे देखिए, तो सबसे पहले आपको एक है पंथ निरपेक्ष, क्या है, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद जो है आपको क्या, समाजवादी, क्या है,
समाजवादी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपको अखंडता, क्या है, अखंडता। वैसे कहिएगा तो 4 शब्द हो जाएंगे, क्या, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो इसमें और भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। हालांकि ये 3 जो है इसका के बटन है जिसको आप याद रख सकते हो, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ठीक है ना। और कहीं कहीं आपको और देके पूछेगा तो वो आपको 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो साथियों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव जो है संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू जो है, एक चीज और याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को क्या किए थे कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो भी आपको संविधान सभा में क्या किए थे कि आपको पेश किए थे। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पेश किया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको पंडित नेहरू का पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को। तो साथियों इन चीजों को याद रखिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, और इनका निर्वाचन प्रारंभ में संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से होता है, लेकिन भारत विभाजन के बाद फिर से इनका जो निर्वाचन होता है वो आपको पूना से, यानी कि बंबई के जो पूना सीट होता है वहां से होता है, और उस सीट को खाली करवाया जाता है। और वो सीट खाली करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आपको एमआर जैकर होते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए लेकिन उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किससे जाना जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका के पक्ष में किसने जोरदार ढंग से मांग रखी थी, तो वो रखे थे आपको डॉक्टर आपको बी पोकर बहादुर ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। मतलब संविधान सभा के समक्ष जो है आपको अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन के पक्ष में जो आपको जोरदार ढंग से मांग रखे थे वो आपको डॉक्टर पी बी पोकर बहादुर ने, ठीक है ना। ये देख रहे हैं बेगम एजाज असूल, ये संविधान सभा की महिला सदस्य थी। आरबी आरबी घुलेरकर जो थे उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की क्या किए थे कि आपको वकालत किए थे। तो इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 8 में कह रहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने किया था। तो साथियों हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में जो किए थे वो आपको आरवी घुलेलकर ने, ठीक है ना। जबकि महात्मा गांधी का कहना था कि भारत की जो राष्ट्रभाषा हो वो हिंदुस्तानी हो, जो मतलब हिंदी और उर्दू का जो है मिला जुला रूप हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे कब, तो आपको 13 दिसंबर 1946 को। तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। उसके बाद है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे 1924 में। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, बेलगांव अधिवेशन में। लेकिन आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा इसका वो आपको बी हो जाएगा। बाकी जो चीज हम बोलते हैं, जो चीज आपको अच्छा लगता हो उसे आप लोग नोट करते चलेंगे, और जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 9 में। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर संविधान सभा में आम सहमति थी। मतलब संविधान सभा के लोग जो थे किस मुद्दे पर एक मत थे, तो वे थे साथियों सबों के लिए जो वयस्क मताधिकार की जो आपको व्यवस्था है उस पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि वयस्क मताधिकार हम किसको कहते हैं, तो एक निश्चित उम्र के लोगों के मत देने के अधिकार को वयस्क मताधिकार कहते हैं। और भारत में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है अभी वो आपको 18 वर्ष है, पहले यह 21 वर्ष था, लेकिन आपको संविधान में 61वां संशोधन करके 1989 में इसको घटाकर कितना कर दिया गया जानते हैं, तो वह आपको 18 वर्ष कर दिया गया 21 से। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 10 में कह रहा कि भारतीय संविधान की स्थिति को और किस वर्ष में लागू हुआ था। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान कब लागू हुआ था, पूर्णतः ये पूछा जा रहा है। तो साथियों वो हो जाएगा आपको 26 जनवरी, ये तिथि था, वर्ष था 1950। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर 26 नवंबर को क्या हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया था, बनकर यह तैयार हुआ था। क्या हुआ था, तैयार हुआ था। इसे संविधान सभा ने अपनाया था। तो 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं कि आपको कानून दिवस मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी को जो होते हैं ना हम लोग क्या मनाते हैं जानते हैं, तो आपको गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना।
फिर यहाँ से एक बात आती है कि 1951 में क्या हुआ था? तो 1951 में जो है आपको पहले वित्त आयोग का गठन होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। 1952 में देश में प्रथम आम चुनाव हुआ था। इसके अलावा आपको राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना, इसका भी क्या होता है कि आपको गठन होता है, ठीक है ना। केवल हम ईयर बता रहे हैं, ठीक है, डेट जो है इसका हम नहीं बता रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको डेट से नहीं जोड़िएगा। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 11 में, क्या कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव की स्थिति को संविधान सभा में आपको क्या किए थे कि आपको प्रस्तुत किए थे। तो साथियों ये हो जाएगा आपको 13 दिसंबर 1946, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़ा सा गलती लिख दिया गया है, ठीक है ना, मतलब वो सुधार नहीं पाए हैं। तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में जो पेश किए थे पंडित नेहरू ने, और इसमें आपको 8 अनुच्छेद जो थे वो आपको पेश किए गए थे, ठीक है ना। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव का आधार जो है आज की हमारी जो प्रस्तावना है वो है, ठीक है ना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो 11 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 12 में चलते हैं। कह कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या पेश किया गया था? तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव में जो है वो आपको संविधान के मूल आदर्श जो था वो आपको पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो कब पेश किया गया था ये भी बात आप याद रखेंगे। तो आपको 13 दिसंबर कितना को 1946 को, और इस बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे साथियों आप इसे अच्छे से क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें किसकी चर्चा नहीं की गई है? तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव में जो है वो आपको अल्पसंख्यकों की चर्चा है, महिलाओं की चर्चा है, पिछड़ों की चर्चा है, और ये जो है आपको पिछड़े वर्ग, इसकी चर्चा जो है वो आपको नहीं की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वह आपको यानी कि डी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया जाता है? तो 13 दिसंबर 1946 को। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे इसके आंसर को बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो हो जाएगा ना वो आपको उद्देश्य प्रस्ताव में महिलाओं की चर्चा जो थी वो आपको नहीं की गई थी, ठीक है ना। यहाँ हमसे मिस्टेक हुआ है, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो साथियों प्रारूप समिति का गठन जो होता है 29 अगस्त 1947 को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये जो आपको प्रारूप समिति है ये अपना रिपोर्ट जो है वो आपको संविधान सभा को कब देता है ये भी तो पूछा जाएगा। तो ये अपना रिपोर्ट जो देता है 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा में टोटल जो है आपको प्रारूप समिति से जो है संविधान सभा के द्वारा गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो साथियों प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो आपको 7 थी। वो भी कैसे? तो आपको अध्यक्ष सहित, क्या है? अध्यक्ष सहित। यहाँ से पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो साथियों संविधान के निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह और आपको 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए की राशि जो है वो आपको खर्च हुई थी लगभग में, यह आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो यह आपको 284, यानी कि आप याद रखेंगे कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है और इसका जो अंतिम अधिवेशन होता है वो आपको 24 जनवरी 1950 को, और उस दिन जब संविधान पर हस्ताक्षर होते हैं तो अंतिम रूप से इस पे 284 सदस्यों ने क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ से एक बात पूछी जाएगी कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग उपस्थित थे? तो संविधान सभा की पहली बैठक में आपको 210 लोग उपस्थित हुए थे, या कहीं कहीं 211 भी मिलेंगे, कहीं कहीं 209 भी मिलते हैं, कहीं कहीं 207 में मिलते हैं। तो ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा उसको आप बनाइएगा। हालांकि आपको लक्ष्मीकांत के बुक में जो है 211 देता है, तो आप उसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए फिर यहाँ से एक बात आती है कि संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन है, छठा अधिवेशन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को, और अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। कह रहा कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसी में कहेंगे संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अलावा आपको मौलिक अधिकारों, जन
इसके अलावा अल्पसंख्यकों, जनजातियों, ठीक है ना, बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या है कि आपको समर्पित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था। तो साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का वायसराय बनकर जो आया था 24 मार्च 1947 को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत का क्या था कि आपको अंतिम वायसराय था। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो क्या कहेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह भी आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की क्या थी कि आपको सदस्य थी, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, हंस मेहता, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। और याद रखिएगा कि संविधान सभा में टोटल जो आपको महिला सदस्य थी वो आपको 15 थी। कितनी थी, 15 थी, ठीक है ना। सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखिएगा कि आपको उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। और इस प्रकार से भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से क्या कि आपको अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है ना। हंस मेहता महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा क्या किए थे कि आपको वर्क किए थे। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने महिला सदस्य भाग ली थी, तो वो आपको 10 भाग ली थी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए 20 में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे वो आपको कौन थे। तो कैबिनेट मिशन योजना में आपको शुरू में बताए थे 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इनमें से सभी। कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है कब, डेट के साथ याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को। इसमें सदस्य टोटल कितने होते हैं, तो आपको 3 होते हैं। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो आपको पैथिक लॉरेंस होते हैं। तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 21 में कह रहा है कि 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों 1895 ईस्वी ईस्वी का जो स्वराज विधेयक है वो आपको बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में क्या किया गया था कि आपको तैयार किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्वराज विधेयक है इसमें सबसे पहली हमें क्या होता है, पहली बार आपको संविधान सभा के जो सिद्धांत है उसका जो दर्शन है वो हमें मिलता है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात सुभाष चंद्र बोस जी, इनके बारे में याद रखिएगा। इन्हें हम लोग देश नायक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारा जो दिए थे डॉक्टर सॉरी क्या कहते हैं कि आपको सुभाष चंद्र बोस जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्हें महार का महात्मा कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का क्या है कि आपको निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है सी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम है आपको गीता रहस्य, ठीक है ना। तो ऐसे चीज सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। और जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था। तो साथियों भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन भारत को गणतंत्र जो है घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। हालांकि 26 नवंबर 1949 को क्या है कि आंशिक रूप से हमारा संविधान जो है वो आपको लागू हुआ था, ठीक है ना। आंशिक रूप से कहने का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा कि 16 अनुच्छेद ही इस दिन क्या किए गए थे कि आपको लागू किए गए थे। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, या आप कहेंगे कानून दिवस, जो कि आपको मनाया जाता है कब, तो आपको 26 नवंबर को, ठीक है ना। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है ए, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 23 में क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों वो थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के हैं तब, या भारत का लौह पुरुष कहे तब, ठीक है ना, या भारत का बिस्मार्क कहे तब, ये कौन हो जाएंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले क्या थे कि आपको शिक्षा मंत्री थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये
1959 में क्या किए थे, स्वतंत्र पार्टी बनाए थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको सी हो जाएगा, और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को जब नया संविधान अंगीकृत हुआ, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ, बनकर तैयार हुआ, इसको अपनाया गया, उस समय जो आपको अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। राज्यों से संबंधित जो आपको राज्यों से संबंधित समिति कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आइए, अब हम यहाँ से एक बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक जो है लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1950 से 1962 है। और संविधान सभा द्वारा इन्हें राष्ट्रपति कब चुना गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। तो ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी आजादी के समय कांग्रेस के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। देखिए संघ शक्ति समिति, ठीक है ना, इसके अलावा वे संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित राहुल सांकृत्यायन, इनके बारे में याद रखिएगा कि इनको जो है त्रिपिटकाचार्य की उपाधि जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है ना। त्रिपिटकाचार्य, और त्रिपिटकाचार्य की उपाधि उसे दिया जाता था जो आपको बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है त्रिपिटक जिसके ज्ञाता होते थे, ठीक है ना, उसी को त्रिपिटकाचार्य कहा जाता था। और यह उपाधि इन्हें श्रीलंका के विद्यालंकार बिहार ने क्या किया था कि आपको दिया था। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो पंडित राहुल सांकृत्यायन है, ये आपको क्या कहते हैं कि जीवन के अंतिम दिन में ये भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न में, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। तो साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक में आपको क्या था कि 2 से 10 सदस्य जो था वो आपको उपस्थित था, ठीक है ना। तो इसका जो प्रथम बैठक होता है कब, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। और इस बैठक में 2 से 10 सदस्य उपस्थित होता है। हालांकि मुस्लिम लीग इस बैठक में उपस्थित नहीं होता था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या कि संविधान सभा की पहली बैठक में जो मुस्लिम लीग है वो उपस्थित हुआ था, तो साथियों कहेंगे नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग जो है आपको पहली बैठक में क्या होता है कि आपको उपस्थित जो है वो आपको नहीं होता है। इसके अलावा देशी रियासत के सदस्य जो होते हैं वह भी आपको संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस सबको देखते हुए ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं विंस्टन चर्चिल, वो कहते हैं कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही क्या है कि आपको गायब है, ठीक है ना। ऐसा कौन कहता है जानते हैं, तो आपको विंस्टन चर्चिल, मतलब इस पर व्यंग करते हुए, ठीक है ना। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 2 से 10 सदस्य उपस्थित हुए थे। इसकी अंतिम बैठक जो होती है 24 जनवरी 1950 को, जिसमें आपको क्या होता है जानते हैं कि 284 सदस्य जो होते हैं वो आपको उपस्थित होते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो साथ कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो था वो आपको कौन था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद कह रहा है लियाकत अली, उसके बाद जो है वो आपको मोहम्मद इकबाल, उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको लियाकत अली, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो देखिए तो लियाकत अली जो है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पूछा जाए तो यह पाकिस्तान का क्या था कि आपको प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि बताइए पाकिस्तान का प्रथम जो है गवर्नर जनरल वो आपको कौन था। तो आप क्या कहोगे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है मोहम्मद इकबाल, इन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा करके क्या है कि एक गीत जो थे वो आपको लिखे थे। और मोहम्मद इकबाल ने ही क्या किया था कि आपको 1930 में टू नेशंस थ्योरी जो है, यानी जिसको आप लोग कहते हो द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है ना। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो दिया था वो कौन दिया था, तो मोहम्मद इकबाल ने 1930 में। हालांकि इस सिद्धांत के जो प्रबल समर्थक थे वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको 11 नवंबर को जो होता है भारत में जो होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 नवंबर को, तो क्या कहेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको बी हो जाएगा। और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 27 में क्या कह रहा है।
कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और इसी में पूछेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो वो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सर रेडक्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या कहता है कि सीमा रेखा का निर्धारण करता है। उसके बाद है आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। तो साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी जो होते हैं वो आपको देश के ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जिनकी मृत्यु आपको विदेश में होती है और रेल मंत्री के पद पर रहते हुए, ठीक है ना, नैतिकता के आधार पर रेल दुर्घटना के कारण इन्होंने क्या कर दिया था कि आपको इस्तीफा दे दिए थे। दूसरी बात, आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ये भी याद रख सकते हैं, जय जवान जय किसान का नारा जो है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान इन्होंने ही दिया था। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 28 में। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो साथियों, अनुच्छेद 1 में जो कहा गया है वो आपको कि भारत जो होगा वो आपको राज्यों का क्या होगा कि आपको संघ होगा, ठीक है ना। उसके बाद है अनुच्छेद 2, इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसके तहत क्या है कि आपको नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात कही गई है। 3 अनुच्छेद जो कहता है वो क्या कहता है? तो संसद जो है संसद जो है किसी राज्य के नाम, सीमा इस सब में परिवर्तन कर सकता है। तो देखिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है, तो कहिएगा कि संसद किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है। और जो नए राज्य की स्थापना या प्रवेश होगा वो आपको अनुच्छेद 2 के तहत होगा। तो इन चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 29 में। कह रहा है कि पृथक राजनीति के लिए, यानी कि पृथक निर्वाचन जो है राजनीति के लिए जहर के समान है, यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा आपको भारत का बिस्मार्क जो है किन्हें कहा जाता है? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो आपको कहा जाता है। और इन्हें सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह के संपन्न होने के बाद क्या किए थे कि आपको दिए हुए थे। पंडित राहुल सांकृत्यायन को क्या कहा जाता है? तो आपको त्रिपिटकाचार्य की उपाधि जो है वो आपको दिए गए। माखनलाल चतुर्वेदी जो कि आपको हिंदी के एक क्या है कि आपको प्रमुख कवि थे, ठीक है ना। और 1920 में असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका जो थे ये भी निभाए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें देश रत्न अजात शत्रु के उपाधि से क्या है कि आपको नवाजा गया है, ठीक है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है देश के एकमात्र अब तक के राष्ट्रपति है जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए क्या है कि आपको चुने गए थे। साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 30 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है 1946 में हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। और इसमें आपको कितने सदस्य थे जानते हैं? तो कैबिनेट मिशन योजना में जो साथियों सदस्यों की अगर हम बात करेंगे तो वह आपको 3 था। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो क्या कहेंगे? 3। वो 3 सदस्य कौन कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। इसके अलावा आपको क्या है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। और इस योजना के जो अध्यक्ष थे वो आपको सर पैथिक लॉरेंस थे। और कैबिनेट मिशन योजना भारत इसलिए आया था जानते हैं, ताकि वो संविधान का निर्माण कर सके। इसके अलावा आपको अंतिम सरकार का गठन करना, यही दोनों जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 30 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 1942 में आपको क्रिप्स मिशन योजना जो होती है वो आपको भारत आता है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है आपको 1944 में तो आपको राजगोपालाचारी फार्मूला जो है इसको क्या किया जाता है कि आपको पेश किया जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि राजगोपालाचारी फार्मूला जो है कब पेश किया जाता है। तो क्या कहेंगे? तो आपको 1944 में। 1948 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की क्या होती है कि आपको हत्या होती है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 30 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान कौन है जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर है? मतलब यहाँ पे प्रश्न में ही 2 आंसर आपके छिपे हुए हैं। जैसे भारत का जो राष्ट्रगान है, ठीक है ना, इसके रचयिता कौन है? तो कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रगान है क्या? तो जनगण मन है। तो देखिए, तो ये जो राष्ट्रगान है यह आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो आपको लिखा गया है, भारत का राष्ट्रगान, ठीक है ना। जिसे आपको पहली बार 1911 ईस्वी में क्या हुआ था कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है वो आपको गाया गया था। और संविधान सभा ने ये जो आपको जनगण मन है इसको 24 जनवरी 1950 को क्या है कि आपको राष्ट्रगान के रूप में जो है वो आपको क्या किया था कि आपको अपनाया था। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे क्या होंगे कि पूछे जा सकते हैं। तो आप इससे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना।
फिर यहाँ से एक बात आती है कि जनगण मन जो है इसको गाने में कितना समय लगता है। तो जनगण मन को गाने में साथियों वो आपको 52 सेकंड का क्या है कि आपको समय लगता है, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रगान के जो गायन अवधि है वो आपको 52 सेकंड है। अर्ध राष्ट्रगान कहेंगे तो उसका गायन अवधि आपको 20 सेकंड है, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रगान को भी लिखे और बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला उसको भी क्या किए थे कि आपको लिखे थे। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आप इसे देख लीजिएगा। और राष्ट्रगान की रचना जो है मूलतः वो आपको बंगाली भाषा में हुई थी और इसी का 1918 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने द गुड मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से क्या किए थे, अंग्रेजी अनुवाद किए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि द गुड मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, राष्ट्रगान का हुआ था, ठीक है ना। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आपको 32 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो था कौन था। तो साथियों भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी पूछेंगे तो वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है ना। उसके बाद है आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो हो जाएंगे आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। सर रेडक्लिफ जो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया था, तो आज भी भारत पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है। उसके बाद है सर हेनरी मैकमोहन जो कि आपको भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का क्या किए थे कि आपको निर्धारण किए थे, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है 33 नंबर, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए 34 में क्या कह रहा है, सॉरी 33 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कब किया था। तो देखिए 16 अगस्त 1946 को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक डेट और आया 16 अगस्त 1932। तो इस दिन क्या हुआ था कि आपको रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो था साथियों वो आपको सांप्रदायिक पंचायत की क्या की गई थी कि आपको घोषणा की गई थी। और इसके तहत जो दलित है उसको शेष हिंदुओं से अलग करने का सरकार के द्वारा जो था अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कौन किया था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है ना। उसके बाद है 16 फरवरी 1946 को आपको नौसेना विद्रोह जो है वो आपको हुआ था। उसके बाद है आपको क्या कि इधर 26 अक्टूबर 1947 इस दिन जम्मू कश्मीर रियासत का विलय जो है वो आपको भारतीय संघ में जो है वो आपको हुआ था। तो ऐसे प्रश्न सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। और मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की जो घोषणा किया था वो आपको किसके नेतृत्व में, तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आए आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा और जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं 34 में क्या कह रहा है कि किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो साथियों हैदराबाद रियासत जो है इसके प्रतिनिधि जो है आपको संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने सीट थी। तो देखिए तो शुरू में जो संविधान सभा गठित हुआ था उसमें देशी रियासतों के लिए जो था वो आपको 93 सीटें थी। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, ठीक है ना, स्वतंत्रता अधिनियम आया, उसके बाद देशी रियासतों की जो आपको सीटें है वह घटकर आपको 70 हो गई। क्या हो गई, 70 हो गई। तो यहाँ से एक बात आती है कि शुरू में संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो साथियों शुरू में आपको संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 93 गो सीट जो था आपको देशी रियासत को मिला था। और भारत विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या बचती है वो आपको 229 क्या है, सॉरी 299 बचती है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो 299 है तो इसमें से आपको क्या है 70 गो जो है देशी रियासत के लिए और 229 जो है वो आपको प्रांतों के लिए था। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 35 में कह रहा है निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है। तो साथियों शिक्षा जो आती है ना वो आपको संपत्ति सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जैसे शिक्षा हो जाएगा, परिवार नियोजन हो जाएगा, जनसंख्या नियोजन हो जाएगा, आर्थिक नियोजन हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, ठीक है ना, समाचार पत्र हो गया। ये सभी जो आते हैं ना वो आपको संपत्ति सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से एक बात आती है कि संपत्ति सूची में शुरू में कितने विषय थे। तो देखिए तो मूलतः इसमें जो है आपको 47 विषय थे। कितने विषय थे, 47 विषय थे, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में इसमें जो विषय की संख्या बढ़कर हो गई है वो आपको कितना जानते हैं, तो आपको 52 हो गई। तो इसे भी याद रखिएगा। दूसरी बात कि संपत्ति सूची के विषय पर जो कानून बनाते हैं वो आपको कौन बनाते हैं। तो देखिए तो संपत्ति सूची के विषय पर कानून आपको केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र के द्वारा जो बनाया गया कानून होगा साथियों वो आपको मान्य होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान में संपत्ति सूची का जो प्रावधान है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है वो आपको क्या किया गया है कि लिया गया है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं 36 में क्या कह रहे हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समिष्ट है, समाविष्ट है? तो देखिए, तो इसमें से जो है आपको जनगणना, ये आपको संघ सूची का क्या है कि आपको विषय है। जनगणना हो गया, देश की रक्षा हो गया, परमाणु हो गया, ठीक है ना, संचार हो गया, परिवहन हो गया, ये सब जो है आपको संबंधित सूची के अंतर्गत आने वाले क्या है कि आपको मुख्य विषय है। तो यहाँ से एक बात आती है जनगणना। तो साथियों, भारत में जनगणना की शुरुआत जो होती है 1872 ईस्वी में, लेकिन नियमित रूप से कहेंगे तो आपको 1881 ईस्वी में। तो यहाँ से एक बात आएगी कि भारत में जनगणना शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो साथियों, भारत में जनगणना शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपको लॉर्ड मेयो को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड मेयो को जाता है। जबकि नियमित रूप से शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो आपको लॉर्ड रिपन को जाता है। तो साथियों, ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और भारत में जो जनगणना होती है वो आपको कितने वर्ष पर होती है? तो वह आपको प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देखना है। और भारत में जो अब तक कितनी जनगणना संपन्न हो चुकी है? 15 जनगणना जो है संपन्न हो चुकी है। 16वां का जो अभी आंकड़ा है वो आपको नहीं आया। हालांकि 16वां जो जनगणना है वो आपको 2021 में ही क्या था कि आपको होना था। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सर्वप्रथम किस वर्ष और किस अधिनियम द्वारा जो है वो आपको अस्तित्व में आया था? तो यह साथियों आया था 1909 के, क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको इंडियन काउंसिल्स एक्ट के तहत। यहाँ इसको बना लीजिए, ठीक है ना, यहाँ गलती दे दिया हुआ है। इंडियन काउंसिल्स क्या कहेंगे जानते हैं? एक्ट। इसी के तहत जो है वो आपको क्या हुआ था जानते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो है वो आपको अस्तित्व में जो है वो आपको आया था। तो ये जो 1919 के भारत परिषद अधिनियम देख रहे हैं, इसको हम लोग मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और इसके तहत जो है क्या है जानते हैं कि आपको मतलब एक चीज याद रखिएगा कि इसके तहत जो है वो आपको मुस्लिमों को जो है वो आपको पृथक निर्वाचन का जो है वो आपको अधिकार जो है वो आपको दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। और पृथक निर्वाचन को राजनीति के लिए जहर के समान जो बताए थे वो आपको कौन जानते हैं? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए 1919 ईस्वी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके तहत क्या हुआ था कि आपको प्रांतों में द्वैत शासन जो था वो आपको लागू किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत क्या था कि आपको केंद्र में जो है द्वैत शासन लागू किया गया था। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसके तहत भारत को आजादी मिली थी। तो जो भी प्रश्न आएंगे आप इस अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो साथियों क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, या इसी को कहते हैं पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। चलिए अब चलते हैं 38 में। कह रहा कि किस वायसराय ने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया था? तो देखिए, तो यह है आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में आप याद रखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के समय जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड लिनलिथगो थे। उसके बाद है आपको लॉर्ड वेवेल, 1943 में भारत का वायसराय बनकर आता है। उसके बाद है आपको लॉर्ड इरविन। इसी के समय जो होता है साइमन कमीशन 1928 में जो होता है भारत आता है। और यही आपको गांधी जी के साथ दिल्ली में 5 मार्च 1931 को एक समझौता करता है, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो चीज बताया जा रहे हैं उसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम क्या कहेंगे कि आपको गवर्नर जनरल पूछा जाएगा भारतीय में, तो वो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सीधे पूछेंगे भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो वो हो जाएगा आपको कौन जानते हैं? तो वो हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 38 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 39 में। कह रहा है ब्रिटेन 2 से 5 वर्ष में भारत छोड़ेगा, यह कथन किसके है? तो यह हमारे चाचा जी का, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और इन्हें हम लोग आधुनिक भारत का क्या कहते हैं? तो आपको निर्माता कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है। फिर आपको पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको महामना की जो है वो आपको उपाधि जो है वो आपको दी गई है। फिर यहाँ से आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है, महार का महात्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और ये जो थे जीवन के अंतिम दिनों में क्या किए थे कि आपको बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। कौन? तो आपको बाबा साहब। तो इस बात को याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें देश रत्न अजात शत्रु की उपाधि जो है वो आपको दिया गया है। और इनका जो संबंध है वो आपको बिहार के आपको क्या है कि आपको सिवान जिला के जो है आपको जीरादेई से है। तो इन चीजों को भी अच्छे से आपको कैरी करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 40 में। कह रहा है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच कब हुआ था? तो साथियों, पूना समझौता डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो होता है वो आपको 24 सितंबर 1932 को कितना को होता है?
24 सितंबर 1932 को सामुदायिक पंचायत के जो आपको अगेन इसको कहिए यह होता है, ठीक है ना, क्योंकि सामुदायिक पंचायत जो 16 अगस्त 1932 को घोषित होता है, ठीक है ना, इसके द्वारा दलितों को जो है शेष हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया जाता है। तो गांधी जी इसी बात से क्षुब्ध होकर क्या करते हैं कि आपको पूना जेल में जो है आपको अनशन करते हैं, जहां पर बाद में जो होता है आपको बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कुछ समझौते होते हैं, तब जाकर ये जो आपको सामुदायिक पंचायत वाली जो समस्या है वो आपको समाप्त होती है। तो 40 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 41 में कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा संपत्ति सूची का विस्तृत उल्लेख जो है संविधान के किस अनुसूची में, तो यह है आपको 7वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर है आपको 6ठी अनुसूची, तो इसमें आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र प्रशासन है उसके बारे में जो है चर्चा किया गया। असम, उसके बाद आपको मेघालय क्या है, मेघालय, उसके बाद है आपको त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा, और आपको मिजोरम क्या है, मिजोरम। तो इन्हीं राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र प्रशासन है उसके बारे में चर्चा की गई। 8वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित भाषाओं की क्या की गई कि आपको चर्चा की गई है। 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार से संबंधित जो आपको क्या है कि बातें हैं उसका क्या किया गया कि उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 41 का वो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा कि भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई। तो देखिए कह रहा है यूएसए के संविधान से, उसके बाद कह रहा है कि कनाडा के संविधान से, उसके बाद कह रहा है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, उसके बाद कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, क्योंकि इसी एक्ट में सबसे पहले आपको क्या था कि आपको शक्तियों का जो है विभाजन किया गया था, विधायी शक्तियों का, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची जो थे वो आपको बनाए गए थे, ठीक है ना। तो 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत परिषद को क्या किया गया था कि आपको समाप्त किया गया था। केंद्र में जो है वो आपको द्वैत शासन जो था वो आपको लागू हुआ था। तो साथियों जैसे भी प्रश्न पूछे आप इसे देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार, कनाडा के संविधान से संघात्मक मॉडल, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संपत्ति सूची का प्रावधान, इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो, ठीक है ना, व्यापार वाणिज्य का समागम, ये सब जो है आपको ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है इस पे चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया गया है। तो यह आपको संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची सभी के आधार पर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो संघ सूची में अभी जो विषय है वो आपको 100 है, संपत्ति सूची में जो है वो आपको अभी विषयों की संख्या कहेंगे तो वो आपको 52 है, क्या है 52 है, ठीक है ना, इसे भी याद रखना है। राज्य सूची में अभी विषयों की संख्या 61 है, क्या है 61 है। संघ सूची पर आपको केंद्र सरकार कानून बनाती है या संसद बनाती है। राज्य सूची पर जो है वो आपको राज्य सरकार बनाती है। संपत्ति सूची पर जो है केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ये जो देख रहे हैं 43 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का अधिकार किसके पास है। तो वह आपको केंद्र के पास है और इसका संविधान में उल्लेख भी है, ठीक है ना। वह किस अनुच्छेद में, तो वह आपको अनुच्छेद 248 में। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। और अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाती है वो आपको केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। जो हमारा 45 नंबर जो प्रश्न है, क्या है 45 नंबर प्रश्न, उस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियां है वह आपको किसको सौंपा गया जानते हैं, संघीय संसद को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अभी बताए थे कि संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाते हैं वो आपको केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, ठीक है ना, संपत्ति सूची पर जो है आपको मतलब क्या कहते हैं उसको केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है ना। विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, लेकिन इन तीनों सूचियों के अलावा जो विषय बच जाते हैं उसको कहते हैं अवशिष्ट विषय। तो इस पर जो कानून बनाती है वो आपको संसद बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है संपत्ति सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसको है। तो वह आपको राज्य और संघ क्या है कि आपको दोनों को है, क्या है दोनों को है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन विवाद की स्थिति में किसके द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे, तो कहेंगे आपको यानी कि संघ के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उसकी संख्या कितनी है। तो ये आपको 100 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो इसको हम एनालिसिस क्या करें, क्योंकि हम शुरू में भी सारे क्वेश्चन का जो है एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या क्या है, तो घटकर आपको 61 हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 49 में कह रहा है कि मूल संविधान में संपत्ति सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अभी संपत्ति सूची में कितने विषय है, तो वो आपको 52 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है आपको क्या
50 नंबर कह रहा है कि आर्थिक नियोजन विषय है किस सूची का। तो साथियों आर्थिक नियोजन जो विषय है ना, वह आपको समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। देखिए नियोजन से संबंधित जो भी चीज रहेगा वो सीधे आंख मूंद के मारिएगा कि वह जो है आपको समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो साथियों आज हम लोग क्या किए कि स्टैटिक जीके का यह क्लास जो है आपको समाप्त किए। इसके अंतर्गत हम लोग 50 प्रश्नों का क्या किए अध्ययन किए। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे फिर आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।